नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन सविता आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से 3 फरवरी 2024 के करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जल्दी से सभी साथियों को जोड़ लेंगे, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे लर्न टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर आया हूँ आपके लिए। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी साथी पूरी क्लास को एक बार जरूर अवश्य देख लेना, ठीक है। और आज का क्वेश्चन नंबर 9 तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन 9, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनके लिए मैंने सभी को तैयार किया अच्छे से आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्या कह रहा है। वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश बना है। तो जापान को पछाड़कर, यानी अब तक जापान सबसे पहले स्थान पर रहता था वाहन निर्यातक देशों में, लेकिन इस बार चीन ने जापान को पछाड़ दिया है और नंबर 2 पर कर दिया है किसको, जापान को, ठीक है। क्योंकि चाइना पहले स्थान पर आ गया है वाहन निर्यातक श्रेणी में, यानी टॉप पर कौन है, सबसे ज़्यादा जो वाहन बेचने वाला देश है वो कौन सा हो गया आपका, तो वो चीन हो चुका है। क्योंकि इसने अपने वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी है, और जिसके कारण चीन अब सबसे ज़्यादा आपका वाहन निर्यातक देश हो चुका है। चीन की अगर हम बात करें साथियों, तो चीन, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को देखें। जैसे चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है शी जिनपिंग। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है ली क्यांग। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, तो यांगटीसी यांग को कहते हैं, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है आपकी, यांगटीसी यांग, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, चीन का शोक जो है वो है आपका हुआंगो नदी, ठीक है। और यांगटीसी यांग ये है आपकी एशिया की सबसे लंबी नदी। यहाँ थोड़ा सा आप रिवर्सिबल करेंगे, जो चीन का शोक है वो है क्या आपका हुआंगो नदी, और जो यांगटीसी यांग है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, नदियों के नाम लिखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर मार्केट में देखें अगर, तो चाइना का 2nd स्थान है, और पावर फायर इंडेक्स में देखें तो चाइना का 3rd स्थान है, और सर्वाधिक कार विक्रेता जो आपकी कंपनी है वो कौन सी है, टोयोटा। कल मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन, टोयोटा जो कंपनी है आपकी सर्वाधिक कार विक्रेता कंपनी है, जापान की कंपनी है। लेकिन यहाँ पर आप लोग सब लोग सही कर लेना, जो चीन का शोक है वो किसको कहते हैं, पीली नदी या हुआंगो नदी को कहते हैं, और एशिया की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, यांगटीसी यांग, ठीक है। इसे थोड़ा सा सही कर लें आप लोग। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, और चीन की मुद्रा कौन सी है, तो युआन। कौन सी है, युआन यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की नई मुद्रा की बात करें तो वो है रेमनवी। कौन सी है, रेमनवी, ठीक है। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बीजिंग में ही है, ठीक है। और एससीओ का जो नवीनतम देश बना है, नवा देश, वो है ईरान। एससीओ की 2023 की बैठक हुई थी भारत में, और इसके वर्तमान में हेड है झांग मिंग। कौन है, झांग मिंग। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से देखिए क्या कहता है। यूएसए ने किस भौतिक भारतीय बाजार को अपनी कुख्यात बाजार की सूची में शामिल किया है। तो हाल ही में यूएसए ने एक रिपोर्ट जारी की है और भारतीय भौतिक बाजार को, यानी कि भारतीय भौतिक बाजारों को कुख्यात श्रेणी में रखा है अपनी, ठीक है। तो कुख्यात बाजार का कहने का मतलब यहाँ पर नकली सामान ज़्यादा मिलता है आपका, और कॉपीराइट जो भी माल होता है आपका ज़्यादातर इन्हीं बाज़ारों में मिलता है। तो भारत के कुल इसने 6 मार्केटों को रखा है, जिसमें 3 आपके फिजिकल यानी भौतिक भारतीय बाजार हैं और 3 ऑनलाइन बाजार हैं। पहले भौतिक बाजार देखते हैं हमारे कौन कौन से हैं। तो एक है मुंबई हीरा पन्ना बाजार, ठीक है, और एक है नई दिल्ली का करोल बाग, और बेंगलोर का है सदर पटरप्पा बाजार, ठीक है। तो ये हमारे भौतिक बाजार हैं, और 3 हमारे ऑनलाइन बाजार हैं, इंडियन मार्ट, बेगा मूवीज़ और WHMSC, ठीक है, ये हैं। बात करें यूएसए की साथियों, तो यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की, वो है मिसिसिपी मिसौरी। और यहाँ की हाईएस्ट जो माउंटेन है इसका नाम है डेनाली। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा आपका एक माउंटेन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, अमेरिका में तो 50 राज्य हैं, और 50 राज्यों में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं आपकी। 5 ग्रेट लेक्स यानी 5 ग्रेट लेक्स, ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। और हम सबको पता है कनाडा और यूएसए के मध्य एक 49 डिग्री जो हमारी उत्तरी अक्षांश है, ये भी क्या बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कनाडा और यूएसए के मध्य 5 ग्रेट लेक्स हैं। ये 5 ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं, तो सुपीरियर है आपकी, कौन सी है, सुपीरियर है। एक आपकी मिशिगन है, ठीक है, गौर से सुनिएगा सारे क्वेश्चनों को। मिशिगन है, एक आपका ह्यूरॉन है, ठीक है, ह्यूरॉन के बाद एक इरी है,
और इरी के बाद है आपकी ओंटेरियो। कौन सी है? ओंटेरियो। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला होगा और डीएनए बैंक होगा, इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य में ये आपकी किसी भी परीक्षा में बनने वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि यूपी में है, और ये भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है आपका, उत्तर प्रदेश का भी दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है आपका। ठीक है, तो वो कौन सा है आपका? BHU। और ये आप सभी को याद रखना, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। मदन मोहन मालवीय, जिन्हें हम महामना भी कहते हैं, क्या कहते हैं? महामना, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1916 में। तो हाल ही में आपका डीएनए जो बैंक खुलेगा, कहाँ खुलेगा? BHU यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और डीएनए की अगर हम बात करें तो इसका डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ये किस किस में पाया जाता है? तो मानव की लार में पाया जाता है, जड़ सहित जो आपके बाल होते हैं इसमें पाया जाता है, और उत्तकों में पाया जाता है आपका डीएनए। ये आने वाली जो पीढ़ियों में आनुवंशिक रोग होते हैं उनकी संभावनाओं को रोकने के लिए डीएनए बैंक की स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर पहले से ही पता चल जाएगा किसी के डीएनए में अगर कोई कमी है तो उसको सुधारा कैसे जाएगा। ठीक है, अब जो डीएनए होता है इसका बहुलक होता है कौन सा? न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। और इसमें 4 हाइड्रोजन क्षारक होते हैं, 4 हाइड्रोजन नहीं, 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं आपके। एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है साइटोसिन और एक होता है थाइमिन। ठीक है, ऐसी आरएनए की अगर हम बात करें तो इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और एक होता है यूरेसिल। यानी थाइमिन के स्थान पर कौन आता है आपका? यूरेसिल। ये एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अपवाद में आ जाता है यूरेसिल, बाकी 3 सेम है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। थाइमिन के स्थान पर आरएनए में कौन आता है? यूरेसिल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, बजट 2024-25 आपका आया है, और ये भारत का कैसा है? एक अंतरिम बजट है, और अंतरिम बजट पेश करने वाली पहली महिला जो बनी है वो कौन है? निर्मला सीतारमण बनी है। ये निर्मला सीतारमण का पहला अंतरिम बजट होगा। देखिए अंतरिम बजट क्या होता है, इसमें इस बजट में कोई भी नई घोषणा नहीं की जाती है, सारी की सारी जो उपलब्धियां होती हैं पुरानी सरकार की वो यहाँ पर गिनाई जाती हैं। ठीक है, ये निर्मला सीतारमण का छठा बजट था जिन्होंने ये पेश किया, और ये इनका सबसे छोटा बजट था जो मात्र 58 मिनट में इन्होंने इसमें बोला था। ठीक है, इसमें जो खर्चा हुआ है आपका वो खर्चा कितना है? तो ये है 4766 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और पूंजीगत व्यय कितना है? तो ये परसेंटेज में आपको देखना है 11.1% ये आपका बड़ा है पूंजीगत व्यय। और कितने करोड़? तो 11,000। ठीक है, 11,11,111। ये क्या है? अपने करोड़ रुपए में इसमें हुआ है। और जीडीपी ये कितना है आपका? तो 3.4% आपकी जीडीपी की ग्रोथ होने वाली है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो विकसित भारत @2047। ठीक है, यानी हमारा जो विकसित भारत होगा वो आज़ादी के 100 वर्ष जब पूर्ण कर चुका होगा तब हमारा एक भारत जो होगा वो विकसित भारत होगा। और इसमें मंत्र रखा गया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक, राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें तो राजकोषीय घाटा क्या रहेगा? 2023-24 के लिए ये घाटा रहेगा 5.8%, और 2024-25 के लिए घाटा रहेगा हमारा कौन सा? 5.1%। जबकि ग्रोथ रेट कितनी है? 7.3%। देखिए आप सभी को पता है बजट की अगर हम बात करें तो बजट शब्द का भारत में कहीं पर भी भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण, और ये भारतीय संविधान के 112 आर्टिकल में है। वहीं राज्यों के लिए अगर बात करें तो 202 में है। किसने में है? 202 में। सर्वाधिक जो बजट पेश किया है आपका किसने किया? मोरारजी देसाई ने 10 बार। कितने बार? 10 बार। वहीं मनमोहन सिंह ने इसे 6 बार पेश किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मनमोहन सिंह ने कितने बार किया है? 6 बार किया है, और मोरारजी देसाई ने 10 बार किया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि बजट, रेल बजट और आम बजट को कब अलग किया गया था? रेल बजट और आम बजट को कब अलग किया गया था? तो 1924 में एकवर्थ कमीशन के द्वारा इसे अलग किया गया था। लेकिन 2017 में रेल बजट और आम बजट को विलय कर लिया गया था। ये विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर कर लिया गया था। भारतीय संविधान में सबसे पहले जो आपका बजट पेश किया गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता का पहला जो बजट था हमारा वो 1947 में पेश किया गया था षणमुखम शेट्टी के द्वारा। जबकि गणतंत्र भारत का 1950 में पहली बार बजट पेश किया गया था, और ये किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा ये सबसे पहले पेश किया गया था गणतंत्र भारत का बजट। लेकिन भारतीय
भारत का पहला बजट पूछा आपसे, तो ये आपका कब पेश किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा सबसे पहले आपका ये पेश किया गया था बजट 1860 में। कब? 1860 में सबसे पहला बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको बजट से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। पूछा गया है 75वें गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी रही है? तो उड़ीसा राज्य की जो झांकी है ये सर्वश्रेष्ठ रही है इस बार 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में। और मंत्रालय की श्रेणी में देखें तो कौन सी थी? आपकी संस्कृति मंत्रालय की थी। इस बार हमारे जो 75वां गणतंत्र दिवस था इसके मुख्य अतिथि कौन थे 2024 में? तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन। और राज्य श्रेणी में जो झांकी रही है टॉपर वो किसकी रही है? उड़ीसा की। इसकी थीम क्या थी? तो विकसित भारत में महिलाएं सशक्तिकरण। ये क्या थी? इसकी थीम थी। इसी के आधार पर ये आपकी झांकी थी। सेकंड स्थान पर गुजरात और थर्ड स्थान पर आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये भी आपका रखना है। चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कराता हूँ उड़ीसा से संबंधित। ठीक है, देखिए साथियों, हाल ही में आपको पता है राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। स्किल डेवलपमेंट के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये हमारे शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं और कौशल विकास के मंत्री हैं। ठीक है, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी उड़ीसा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर की बात करें तो भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी? भुवनेश्वर है। लिंगराज मंदिर भी कहाँ पर आपका? तो यहीं पर है। और लिंगराज मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हाल ही में एक यहाँ पर योजना चलाई गई थी, इकमरा योजना। कौन सी? इकमरा योजना यहीं पर चलाई गई थी। उड़ीसा की लोकसभा सीटों की बात करें तो 21 है ना। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 10 है और विधानसभा सीटों की बात करें तो 147 है। देखिए सबसे पहले आप लोग ऐसे लिखिए उड़ीसा। कैसे लिखिए? उड़ीसा। जब आप उड़ीसा लिखेंगे तो आपको दिख गया 21। क्या दिख गया? 21। तो लोकसभा सीटें कितनी होगी यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी होगी? 21। अब इंग्लिश में लिख लीजिए उड़ीसा। क्या लिख लीजिए? उड़ीसा। तो यहाँ पर जब आपका 0 दिख रहा है इसके आगे 1 लगा दीजिए तो कितना हो गई? 10। राज्यसभा सीटें कितनी होगी यहाँ की? 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख लेना कि यहाँ की लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10। 147 आप लोग याद कर लीजिए यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। अब देखिए और बातें देखिए उड़ीसा से संबंधित। राजधानी यहाँ की क्या है? भुवनेश्वर है। राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो एल गणेशन। लेकिन यहाँ पर हाल ही में यहाँ के राज्यपाल जो चेंज हो गए हैं वह हैं रघुवर दास। इनका सही नाम कर लीजिए आप, कौन है? रघुवर दास यहाँ के नए राज्यपाल बन चुके हैं। ठीक है, अभी त्रिपुरा के भी नहीं बने थे, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, और एक उड़ीसा के नए राज्यपाल बने थे वो थे रघुवर दास। ठीक है, यहाँ पर सही कर लेना आप लोग। एल गणेशन के स्थान पर कौन आ जाएंगे? रघुवर दास। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो वे है नवीन पटनायक। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है वर्तमान में, ये सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल है इन्हीं का, नवीन पटनायक जी का। उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं? तो उत्कल तट बोलते हैं। यहाँ के बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप बंदरगाह है, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है आपका। उच्च न्यायालय इनका कहाँ पर है? तो कटक उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर ये भुवनेश्वर में आपका गंगवंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। और लिंगराज मंदिर भी आपका कहाँ पर है? भुवनेश्वर में ही है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कटक उड़ीसा में ही जन्म हुआ था किसका? सुभाष चंद्र बोस का। किसका? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में। और 23 जनवरी कब? 23 जनवरी सन 1897 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का, जिनके द्वारा सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और सन 1943 में ये कमान संभाली थी इन्होंने किसकी? आज़ाद हिंद फौज की। ठीक है, और इसके साथ साथ 1938 में इन्होंने क्या किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा इनका था। दिल्ली चलो का नारा इन्हीं का था। और इसके साथ साथ जय हिंद का नारा किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस का था। पराक्रम दिवस इसीलिए हम 23 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी देख लेते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, 80 लाख विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या किया जाएगा? लाभार्थी होंगे और 70 ग्राम प्रतिदिन यहाँ पर खाद्यान्न पका हुआ स्पेशल दिया जाएगा। यूपी की पहली महिला जो सीएम थी कौन है? सुचेता कृपलानी। और पहली महिला गवर्नर कौन है? सरोजनी नायडू। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको कुछ बेहतरीन से टॉपिक और इम्पोर्टेंट जो आपके लर्न टॉप क्वेश्चन है ये कराने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सभी साथियों को जोड़ लीजिए एक बार। ठीक है, जितनी देर में आपका रिवीजन होगा बेहतरीन सा रिवीजन हो जाएगा यहीं से। देखो क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? आप सभी को पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हुए है ना, 2024 में हुए हैं, 2023 के हैं लेकिन। और इसमें जो संस्करण था इसका वो 6ठा संस्करण था। तमिलनाडु में इसको आयोजित किया गया था। इसका शुभंकर क्या था? वीर मंगाई।
और इसमें बेस्ट एथलीट आपकी कौन रही हैं, तो प्रीति अग्रवाल, ये तेलंगाना की हैं और तैराकी से संबंधित हैं, ये बेस्ट एथलीट रही हैं। तो टॉपर विजेता कौन रहा है आपका, विजेता रहा है इसमें महाराष्ट्र। 158 पदक यहाँ पर जीते हैं महाराष्ट्र ने, जिसमें से आपके 47 गोल्ड मेडल हैं और 48 सिल्वर मेडल हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है सेकंड स्थान पर है आपका तमिलनाडु, जो कि मेजबान राज्य था आपका, और थर्ड स्थान पर है आपका हरियाणा। ठीक है, तो खेलो इंडिया जो आपके यूथ गेम्स है आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, ये पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में। महाराष्ट्र इस पर टॉप पर है। ठीक है, आइए कुछ चीज़ें और आपको दिखाते हैं। कुछ समय पहले हमारे दिल्ली में क्या हुए थे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे, है ना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था और इसका शुभंकर जो था वो क्या था, उज्ज्वला था। ठीक है, इसमें टॉप पर कौन रहा था, तो हरियाणा रहा था हमारा टॉप पर, और ये पहली बार आपका हुआ था दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में इसको आयोजित किया गया था। इसमें 7 खेलों को शामिल किया गया था। आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें टॉप पर कौन रहा था, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा इसमें टॉप पर रहा था। पैरा जो गेम थे आपके इंडिया वाले, यानी खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अब देखिए क्वेश्चन मैंने क्या दिखाया आपको, तो हॉकी वर्ल्ड कप इसका जो हमारा शुभंकर क्या था, ओली। फीफा वर्ल्ड कप का कौन था, तो लाइव। आईसीसी वर्ल्ड कप का कौन था, क्रिप्टोवर्स। यूथ गेम्स का क्या था हमारा, आशा। यूनिवर्सिटी गेम्स का क्या था, जीतू। कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या था, पैरीदा बुल। क्या था, पैरीदा बुल। वहीं पर आपको बता दूं एशियन गेम्स का क्या था, कॉन्ग कॉन्ग लियानियान चैन चैन, ये था। एशियन पैरा गेम्स का कौन था, फेई फ्री। ओलंपिक का कौन था, मिराइथोवा। और पैरा ओलंपिक का कौन था, सोमेटी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप लोग देख पाएँ और समझ पाएँ और याद कर पाएँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन जरूर ले लेना। लेकिन देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट, है ना, देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विकसित होगा तो उज्जैन में। और ये किसका होगा सैटेलाइट कैंपस, तो ये होगा आईआईटी इंदौर का। ठीक है, आईआईटी इंदौर का, यानी ऐसे मान लीजिए एक सैटेलाइट कैंपस, यानी इसका दूसरा, इसकी कॉपी मान लीजिए, तो कहाँ पर बनेगी, उज्जैन में बनेगी। यूनिटी मॉल, हाल ही में यूनिटी मॉल भी आपका कहाँ बनेगा, जहाँ पर एक ही छत के नीचे सारी की सारी चीज़ मिल जाएंगी। तो भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनेगा, उज्जैन में। और हम सबको पता है कि हमारे भारत में 5 वेधशालाएँ हैं। क्या हैं, 5 वेधशालाएँ। वेधशाला का मतलब होता है जो आपकी खगोलीय वेधशाला हैं, वो कहाँ पर आपकी 5 हैं। उन्हीं में से एक कहाँ पर आपकी उज्जैन में है। 5 कहाँ कहाँ हैं, जो राजा जय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। तो 5 जैसे हमारे यूपी में 2 हैं, मथुरा में एक है, एक वाराणसी में है। ठीक है, मथुरा में है, वाराणसी में है, दिल्ली में है ना। एक आपकी जयपुर में है, कहाँ पर है, जयपुर में है। और एक कहाँ पर है, उज्जैन में है। तो इस प्रकार से आप क्या रखें, 5 खगोलीय वेधशाला हैं। ठीक है, तो ये मथुरा में है, वाराणसी में है, दिल्ली में है, जयपुर में है और उज्जैन में है। अभी लगातार 7वीं बार जो सबसे स्वच्छ शहर है आपका कौन सा, इंदौर है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इंदौर किसके लिए फेमस है, पोहों के लिए। देखिए आईआईटी की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म होती है। और साथियों आपको याद रखना है कि भारत का पहला जो आईआईटी था वो था आईआईटी खड़गपुर। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। फिर आईआईटी मुंबई की स्थापना हुई थी 1958 में। आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई 1959 में। और आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, देखिए दिल्ली आप सभी को पता है, दिल्ली में भी आपको याद रखना है, 4 पॉइंट याद रखते हैं। दिल्ली के 4 दरबार हुए थे, कितने, 4 दिल्ली दरबार हुए थे। ये 4 दिल्ली दरबार आप लोगों को याद रखने हैं। देखिए एक हुआ था आपका 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार, एक हुआ था 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार, एक हुआ था 1911 में और एक हुआ था 1921 में। इस समय था आपका लॉर्ड लिटन, इस समय था लॉर्ड कर्जन। 1911 में था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और 1921 में था लॉर्ड रीडिंग। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के 4 दिल्ली दरबार। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जिसका हमें इंतजार था, जो मैं आपको बताने वाला था। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सेना से संबंधित जो भी आपके फैक्ट हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और फरवरी माह के सभी दिवस आपको एक साथ कराने भी वाला हूँ। पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं आप लोग, तो प्रत्येक 1 फरवरी को मनाते हैं। क्योंकि 1 फरवरी 1977 में ही ICG की स्थापना हुई थी, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। देखिए आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नहीं समझ पा रहे होंगे, तो तट रक्षक जो हमारे 9 तटीय राज्य हैं उनकी रक्षा जो करता है वो ICG ही करता है ना। कौन कौन से हमारे तटीय राज्य हैं 9, तो वो है पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। यानी जो हमारा पश्चिमी घाट है इस पर 5 राज्य हैं और जो हमारा पूर्वी घाट है इस पर हमारे 4 राज्य हैं। जो किस पर आते हैं, ये हमारे, इसकी सीमा लगती है 4 राज्यों की बंगाल की खाड़ी से,
इन चारों की सीमा किससे लगती है? बंगाल की खाड़ी से। और इन 5 की सीमा लगती है अरब सागर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है किसकी सीमा किससे लगती है और किसकी सीमा किससे नहीं लगती है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए सेना की बात आई है। पहले तो हम बात कर रहे थे आईसीजी के हेड कौन है वर्तमान में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो हाल ही में नए हेड बने थे वो बनाए गए थे राकेश पॉल। कौन थे? राकेश पॉल। आईसीजी के नए हेड कौन है? तो राकेश पॉल। ठीक है, ये भी आपका रखना है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से हमारे सेना के प्रमुख अध्यक्ष हैं। पहले तो इंपॉर्टेंट हमारे के सारे जो हमारे करंट का क्वेश्चन है वही देख लेते हैं। जैसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जैसे एसपीजी हम बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने थे आलोक शर्मा। देखिए पीएम की सुरक्षा के लिए एसपीजी कमांडो की है ना स्थापना की गई थी। और ये इसकी स्थापना 1985 में इसकी स्थापना की गई थी 1988 के एक्ट से। और इसका वाक्य है शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम। ठीक है, ये इसकी क्या है? ध्येय वाक्य है। अब देख लीजिए हमारे सारे के सारे जो भी हमारे सुरक्षा करने वाले हमारे संगठन हैं उनके अध्यक्ष। जैसे बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? नितिन अग्रवाल हैं। एनसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो गुरमीत पाल सिंह है। बीआरओ के अध्यक्ष कौन है? तो रघुवर श्रीनिवासन है। सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ की हाल ही में महिला चेंज हुई है। तो सीआईएसएफ की आपकी पूछे पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो है नीना। कौन है? नीना। लेकिन इनसे पहले कौन थे? तो सीलवर्धन सिंह थे। डीआरडीओ, ये समीर वी कामत है। आईटीबीपी के हेड कौन है? तो अनीश दयाल है। सीआरपीएफ के कौन है? तो एपी माहेश्वरी है। एनडीआरएफ के कौन है? अतुल करवाल। एनडीआरएफ के कौन है? अतुल करवाल। असम राइफल के कौन है? तो प्रदीप चंद्र नैयर है। दिल्ली पुलिस के राकेश अस्थाना। आर्मी हेड कौन है हमारे? मनोज पांडे। नेवी हेड कौन है? आर हरि कुमार। एयरफोर्स के हेड कौन है? वी आर चौधरी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए कौन है हमारे? अजीत डोभाल। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है हमारे? एम ए गणपति। रॉ एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के अध्यक्ष कौन है? तो रवि सिन्हा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है? तो प्रवीण कुमार। ये एनआईए कौन है? दिनकर गुप्ता। आईसीजी के हेड कौन है हमारे? तो राकेश पॉल। और सीबीआई के हेड हैं प्रवीण सूद। ठीक है, इसी के साथ साथ देख लीजिए रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जय वर्मा सिन्हा। उडाई, जो हमारा आधार कार्ड बना था, इसके अध्यक्ष कौन है? अमित अग्रवाल। एनटीपीसी के कौन है? तो गुरदीप सिंह। और सेल के अध्यक्ष हैं अमरेंद्र प्रकाश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी अपॉइंटमेंट थी, इनको देख लीजिए। और यहाँ पर मैंने विटामिन और विटामिन के कुछ रासायनिक नाम लिखे हैं, इनको याद कर लीजिए। जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन बी2 का होता है आपका राइबोफ्लाविन, विटामिन बी3 का है नियासिन, विटामिन बी5 का है पेंटाथेनिक, विटामिन बी6 का है पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी7 का है बायोटीन, विटामिन बी12 का है साइनोकोवालिन, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का है टोकोफेरॉल और विटामिन के है फिनोक्विनोन। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। कम समय में बेहतर रिवीजन के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, इस बेहतरीन सी वीडियो का आनंद उठाइए, परीक्षाओं को फोड़ कर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में आप सभी को तो आरबीआई, जितने भी भारत में बैंक होती हैं उनका रेगुलेशन भी कौन करता है? आरबीआई करता है। तो इसी के चलते बहुत दिनों से अनुपालन कर रहा था, गैर अनुपालन के अपना बैंक चला रहा था। तो हाल ही में एक पेमेंट्स बैंक है आपका, इसका नाम है पेटीएम। आप लोग भी काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसको लास्ट डे दिया गया है कहाँ तक? तो 29 फरवरी 2024 तक। हालांकि जो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में हुई थी। और इसकी धारा लगाई गई है इस पर कौन सी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35A के तहत पेमेंट्स बैंक पर क्या किया गया है? रेगुलेट किया गया है इसको। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक को प्रतिबंधित किया गया है। तो इसके द्वारा आप लोग जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी आप विड्रॉल करते थे वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो जो भी आपका इसमें रुपया डला हुआ है उसके आप लोग निकाल लीजिए, लेकिन इसके बाद आप लोग क्या नहीं कर सकते? इसमें कुछ भी डाल नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आरबीआई की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। भारत में नोटों की आपूर्ति कौन करता है? यानी मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है? आरबीआई ही करता है। मुद्रा कम हो तो उसकी आपूर्ति कौन करेगा? आरबीआई करेगा। नोट कौन छापेगा? आरबीआई छापेगा। तो भारत में आप सभी को याद रखना है 4 टकसाल हैं। पहले तो ये 4 टकसालों के नाम मैं आपको बताता हूँ आपको, है ना। तो वो है आपका, एक तो नोएडा में, एक टकसाल कहाँ पर? आपका नोएडा में है। एक आपका कोलकाता में है। ठीक है, एक कोलकाता में है। एक है आपका मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। एक है आपका हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो चारों के चारों टकसाल आपको याद रखने हैं। नोएडा,
कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। ये 4 टकसाल हैं जहाँ पर आपके सिक्के बनते हैं। वहीं पर 4 स्थान हैं जहाँ पर आपके नोट छपाई होती है। तो नोट छपाई भी 4 जगह होती है। कहाँ कहाँ होती है? एक है सालबौनी, पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ पर होती है? सालबौनी, पश्चिम बंगाल में। एक होती है आपकी देवास, और ये देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक होता है मैसूर में। कहाँ होता है? मैसूर में। और एक होता है आपका कहाँ पर? कोलकाता। ठीक है, तो ये 4 आपके क्या हैं? स्थान है जहाँ पर आपके नोट छपाई होती है। अब बात करते हैं आरबीआई की। ठीक है, आरबीआई का एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1935, 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? 1 जनवरी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके फर्स्ट हेड कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। इसके फर्स्ट इंडियन हेड कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। इसके प्रेजेंट में हेड कौन है? शक्तिकांत दास हैं। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। साल में 6 बार आपकी मौद्रिक नीति जारी की जाती है। ठीक है, ये भी आपका रखना है। बैंक ऑफ बैंक इज कॉल्ड आरबीआई, यानी बैंकों का बैंक किसे बोलते हैं? तो आरबीआई को बोलते हैं। और हाल ही में याद रखना, फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो रजत कुमार जैन बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? रजत कुमार जैन हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 33 में आपके 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं, तो उसकी तरफ भारत की तरफ से पहला ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले जो व्यक्ति बने हैं, वो बने हैं, खिलाड़ी हैं विष्णु सरवनन। ये नौकायन से संबंधित हैं और 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए इन्होंने क्या कर दिया है? कोटा हासिल कर लिया है। देखिए, ओलंपिक की अगर हम बात करें तो ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी, यानी आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी, वो 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में। लेकिन आपसे पूछे ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में हुई थी। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो थॉमस बॉक। वर्तमान में इसके हेड कौन है? थॉमस बॉक हैं। ठीक है, और आधुनिक जो आपके ओलंपिक खेल थे, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो पियरे कौर्टिन ने की थी। किसने की थी? पियरे कौर्टिन ने। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन जो प्राचीन काल में आपके ओलंपिक होते थे वो 776 में होते थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, अब बात करते हैं कि 2016 का जो ओलंपिक था कहाँ हुआ था? रियो ओलंपिक 31वें नंबर का था। 2020 के ओलंपिक 2021 में हुए थे, टोक्यो जापान में हुए थे। ये 32वें नंबर के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। 2024 में कहाँ होंगे? इसी साल होंगे ये, तो पेरिस फ्रांस में होंगे, 33वें नंबर के होंगे। 2028 में कहाँ होंगे? तो लॉस एंजलिस में होंगे, यूएसए में, और ये 34वें नंबर के होंगे। 2032 में कहाँ होंगे? तो ब्रिस्बेन इंग्लैंड में, ये 35वें नंबर के होंगे। और 2036 में ये अपने होने वाले हैं भारत में। ठीक है, तो ये टॉप आपको ओलंपिक याद रखने सारे के सारे 31, 32, 33, 34, 35 और 36 में कहाँ कहाँ होने वाले हैं। ठीक है, तो ये टोक्यो जापान में हो चुके हैं आपके, पेरिस में होने वाले हैं, लॉस एंजलिस में होंगे, ब्रिस्बेन में होंगे, और भारत में कब होंगे? 2036 में 36वें नंबर के आपके होने वाले हैं। ठीक है, ओलंपिक्स। तब तक हम लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या था आपका? तो 1 से 7 फरवरी तक आयोजित होगा विश्व अंतरधार्मिक सद्भावना दिवस। ठीक है, या सद्भाव सप्ताह दिवस आपका मनाएगा 2024 में 1 से 7 फरवरी तक। अब साथियों, वो फरवरी का जो हमारा एक क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था SICG, है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी को डे मनाया गया था। तो अब मैं सभी को आपको क्या कराता हूँ, सभी फरवरी माह के डे कराता हूँ। वहाँ पर रह गया था वो क्वेश्चन, तो इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक, देखिए साथियों, 1 फरवरी को हमने देखा कौन सा भारतीय तटरक्षक बल मनाते हैं। 2 फरवरी को हम क्या मनाएंगे? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाएंगे। कौन सा? विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यानी वेटलैंड डे। आर्द्रभूमि आप सब लोग जानते होंगे, रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में, 2 फरवरी 1971 में, इसलिए मनाते हैं। रामसर सम्मेलन आपका हुआ था 2 फरवरी 1971 में। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाएंगे? तो विश्व कैंसर दिवस मनाएंगे। 4 फरवरी को ही और क्या मनाएंगे? श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या रखना, 13 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाएंगे? 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को हम एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाते हैं 13 फरवरी को। नेक्स्ट है आपका 6 फरवरी। तो 6 फरवरी कौन सा? तो महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य संवेदनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे। ठीक है, इसके बाद 6 से 12 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाते हैं। 8 फरवरी को मनाते हैं इंटरनेट सुरक्षा दिवस या सुरक्षित इंटरनेट दिवस। और 10 फरवरी को मनाते हैं विश्व दलहन दिवस। साथियों, इम्पोर्टेंट डे है आपका 10 फरवरी को। कौन सा? तो विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। इंपॉर्टेंट डे है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है आपका राष्ट्रीय कृमि दिवस। जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं बच्चों के छोटे छोटे, उनके लिए ये दिवस मनाते हैं, है ना, उनके देखभाल के लिए, उनके पोषण के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 11 फरवरी को
तो विज्ञान, महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व बीमार दिवस कब मनाते हैं? 11 फरवरी को। 12 फरवरी को डार्विन डे मनाते हैं। 12 ही फरवरी को हमने अब्राहम लिंकन का जन्मदिवस मनाते हैं, ठीक है। अमेरिका के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो सॉरी राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट है आपका 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 13 फरवरी को मनाते हैं सरोजनी नायडू की जयंती, जिसे राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 फरवरी को आप सभी का प्रिय सेंट वैलेंटाइन डे मनाते हैं, ठीक है, सेंट वैलेंटाइन डे। नेक्स्ट है 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 20 फरवरी 1987 को ही अरुणाचल की स्थापना हुई थी, अरुणाचल प्रदेश की। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं। 22 फरवरी को विश्व स्काउट डे मनाया जाता है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व सतत ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को ही मनाया जाता है दुर्लभ रोग दिवस, ठीक है। तो ये फरवरी माह के सारे डे थे, आपके इंपॉर्टेंट डे हैं। इनको एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, जिससे कि आपको जब भी रिवीजन हो तो एक बार आप लोग खोल के देख लें, तो बार बार उनको पढ़ने से आपको एक महीने के अंदर ये सारे याद भी हो जाएंगे, ठीक है। मैं डेली जब भी आपके सामने डे का क्वेश्चन आएगा, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई भी कमी अगर वीडियो में रह रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस कमी को पूरी करूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोग रेस्पॉन्स दीजिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।